अमेठी रांची में 2016 से शुरू हुआ था। मैं 2017 से अमेठी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े अच्छे जगहों पर हैं। आपने डिसीजन कैसे बदला कि आपको टीचिंग लाइन में आना है, प्रोफेसर लाइन में आना है? क्या मतलब इसमें क्या ठीक था? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी, और ये डे टू डे लाइफ में क्या वैल्यू रखता है? जैसे कि सर ने भी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट या फिर बोले तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी होगी। लेकिन अक्सर हम ऐसे खर्चे कर डालते हैं इमोशंस में आकर के। हमारे यहाँ पर आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एमिटी जैसे इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने की एक्चुअली ज़रूरत है। हमारे बच्चे अगर 5 साल के हैं तो आने वाला 20 साल के बाद कि ये हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? मैं दर्शकों को बताता हूँ कि वेवर्स ऑफ प्रीमियम एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ आप ऑप्ट करके विपरीत परिस्थिति में, इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी के केसेस में आप उसे वेव कर सकते हैं। आपका प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा। प्रीमियम जो होगी कंपनी पे करेगी, आपकी पॉलिसी चलती है। इतना मार्केट का क्रैश देख चुके हैं वो अपने स्थित में कि वो उन्हें एक ऐसा हो गया है कि वो पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं उनका बच्चों का तो फ्यूचर सिक्योर करना है, गारंटी है कि बच्चा बड़ा होगा। वॉरेन बफेट साहब ऐसे दर्शकों को शायद जानते भी होंगे कि इफ यू कैन नॉट स्टैंड फॉर 20 years that you cannot stand in this market for even 20 days। सिर्फ आप लैंड पे या प्रैक्टिस में मत इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ गोल्ड में मत कीजिए, सिर्फ एफडी में मत कीजिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड या सिर्फ शेयर मार्केट या सिर्फ इंश्योरेंस में ही सिर्फ मत कीजिए। ऐसा क्यों नहीं हम ऑप्शन चुने? इतना तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो वास्ट लेवल पर हो जाएगा कि हम इतना डाइवर्सिफाई इसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं। तो उसके लिए हमें लगता है कि बेस्ट होता है ब्रेड एंड बटर ही है, वो सारा दिन इसी में रिसर्च करते रहते। तो उनके पास से जब भी कोई सजेशन आएगा वो एक बेहतर और एक बैलेंस्ड सजेशन आएगा। ये अपनी पहचान, अपना अभिमान, भारत की आवाज हर दिल की जान। नमस्कार दोस्तों, अपनी पहचान कवच टॉप चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है प्रोफेसर सिद्धार्थ हल्दर सर, जो कि अमेठी यूनिवर्सिटी के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शंस, कैसे आज के जनरेशन्स अपना रिटायरमेंट प्लानिंग अर्ली एज से कर सकते हैं या फिर मिडिल एज से कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं अपने फ्यूचर में हेल्दी वेल्थ के लिए। आइए बातचीत शुरू करते हैं प्रोफेसर सिद्धार्थ हल्दर सर से। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सईद भाई आपको भी मेरा बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी पहचान कवच टॉक में आमंत्रित किया, थैंक यू। मेरा नाम प्रोफेसर सिद्धार्थ हल्दर है। मैं अमेठी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में पढ़ता हूँ और हमारे यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं और जिनमें कि एमबीए बहुत प्रमुख है। एमबीए, बीबीए, बीकॉम ऐसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है मैनेजमेंट के तौर पर खास करके, जिसमें हम लोग एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह की स्पेशलाइजेशन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं सन 2017 से अमेठी रांची में 2016 से शुरू हुआ था। मैं 2017 से अमेठी से जुड़ा हुआ हूँ, तो तकरीबन आप मान सकते हैं कि 9 साल होने को जा रहा था। सर, आप 9 साल से अमेठी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर मतलब वर्क कर रहे हैं। अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते तो आपका और क्या एम था? सर एक्चुअली प्रोफेसर तो मैं बाद में बना। मैंने अपने मैनेजमेंट की पढ़ाई एक्साइसेस से करने के बाद मैंने कॉर्पोरेट हाउस ज्वाइन किया। 10 साल तक मैं कॉर्पोरेट हाउसेस में रहा। अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया। जिन फॉर्चून 500 कंपनीज में भी काम करने का मुझे मौका मिला। और एजुकेशन में आना एक कॉन्शियस डिसीजन था। मुझे लगता है कि शायद ये मेरे जीवन का बहुत ही बेहतरीन डिसीजंस में से एक रहा है। और पिछले अगर 9 साल तो एमआईटी में, और उसके पहले जो मेरा जो टीचिंग का सफ़र रहा था, मेरे लिए बड़ा ही फुलफिलिंग रहा। आज के समय में मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे बहुत ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े अच्छे जगहों पर है। अब तो काफ़ी ऊंचाइयों पर वो लोग पहुंच गए हैं। सर, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले जो आपका प्रोफेशन था एज ए कॉर्पोरेट हाउस में आपने अच्छे लेवल पर जॉब किया, फिर आपने डिसीजन कैसे बदला कि आपको
टीचिंग लाइन में आना है, प्रोफेसर लाइन में आना है, क्या मतलब इसमें क्या ठीक था? देखिए चूँकि मेरी पढ़ाई जो मेरा बेसिक क्वालिफ़िकेशन था वो एचआर एचआर की मैंने पढ़ाई की थी। तो कॉर्पोरेट हाउसेस में मुझे ट्रेनिंग वग़ैरह में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं ख़ास करके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था, टी&डी डिपार्टमेंट था, उसमें मैं बहुत अच्छा कर पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है कॉर्पोरेट हाउसेस में तो ठीक है मेरी शिक्षा एक सीमित दायरे में रह जा रही है। लेकिन अगर मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अगर जाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को तैयार करता हूँ, तो शायद उनका बेसिक्स, फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छे से मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा और साथ ही साथ उनको मैं एक अच्छा कॉर्पोरेट सिटीज़न एंड ओवरऑल एज़ ए सिटीज़न ऑफ इंडिया में एक अच्छा सिटीज़न बना सकता हूँ। तो सर आप चाहते थे कि आप जितने नॉलेज रखते हैं वो नॉलेज को आप शेयर करें। जी मीन्स कि अब अक्सर लोग अपने नॉलेज को अपने आप में ही रखते हैं, लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो नॉलेज को जितना स्प्रेड किया जाए और आने वाले जनरेशन को बाँटा जाए, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। इसके अलावा मेरा एक और भी इंटरेस्ट है, वो है फिर रिसर्च। तो रिसर्च में भी इंटरेस्ट था। कॉर्पोरेट हाउसेस में रहते हुए रिसर्च का मौका थोड़ा कम ही मिल पाता था। तो एकेडमिक्स में आने के बाद मैं अपने रिसर्च पर भी थोड़ा-सा ध्यान दे पा रहा हूँ, समय दे पाता हूँ क्योंकि ये हमारे प्रोफ़ेशन का हिस्सा है। राइट, राइट, राइट। सर जो कि हमारा जो सब्जेक्ट है और हम लोग जिस बेस पर काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारे चीज़ों पर हमारी कंपनी इन्वेस्ट कवच, बाइटेक कंसल्टेंसी और अभी हमने अपना जो ये पॉडकास्ट चैनल बनाया है अपनी पहचान कवच टॉक। हाँ, तो इसमें हमारा जो कोर्स मॉड्यूल होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ, तो और आपसे बातचीत करने का और आपको बुलाने का ये भी एक ख़ास मकसद है हमारा कि हम अपने दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको कुछ वैल्यू एडेड दे सकें और उनको अवेयर कर सकें कि फाइनेंशियल लिटरेसी आज के टाइम पर कितना इम्पोर्टेंट है और ये डे टू डे डे लाइफ में क्या वैल्यू रखता है। जैसे कि सर ने भी अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के या फिर बोले तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी होगी। तो थोड़ा-सा हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने क्या प्लान कर रखा है पहले? अगर समय की बाध्यता ना हो तो थोड़ा पहले से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी पहला स्टेप है और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उसके बाद शायद आता है, उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये हो गया कि हर में इंडिविजुअल्स को हमें ये एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे बैंकिंग ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं, बैंक में हम खाता कैसे ओपन करते हैं, चेक की वैलिडिटी क्या होती है, चेक में चेक एक्चुअली देखा जाए तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक आपका टूल है, फाइनेंशियल टूल है, जिसके द्वारा हम पैसों का लेन-देन करते हैं। और आज के समय में अगर ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, स्कूल, कॉलेजेस में ऐसे ड्राफ्ट का प्रचलन अब तो कम होता जा रहा है क्योंकि डिजिटलाइज़ेशन होता जा रहा है। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। होता क्या है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो चलता जाता है और बाद में हम पछताते हैं कि हमने पहले ये विचार क्यों नहीं की। देखिए अगर हम लोग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग को शुरू करते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे आने वाले खर्चे क्या-क्या हैं। जैसे कुछ खर्चे होते हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ के खर्चे होते हैं। यानी कि ऑन एन एवरेज जो हम लोग बात करते हैं कि मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो पहली बात तो ये है, उसका एक लेखा-जोखा, मोटा-मोटी एक अंदाज़ा हम लोगों को लगाना चाहिए। उसके अलावा फिर हम लोगों को ये देखना है कि 1 साल आने वाले में 1 साल के अंदर में हमारे क्या-क्या खर्चे हैं, जो कि हमें करना ही करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने होम लोन ले रखा है, हमारे बच्चों का एजुकेशन है
तो इन सारी चीज़ों में कुछ हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो जिन पर हमें खर्च करना ही करना पड़ेगा। तो इनके बारे में भी हमें सोच करके रखना चाहिए कि इसमें एक अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमें कितना खर्च होने वाला है। इसके अलावा कुछ हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत यहाँ पर जैसे हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या बेटी की शादी करनी है, बच्चों के हायर एजुकेशन में अगर आप अब तो कॉस्टली इतना कॉस्टली हो गया है कि 20, 25, 30, 50 लाख पता नहीं कहाँ पर हमारा खर्चा जाकर के रुके, डिपेंड करता है। शादी एजुकेशन हाँ, एजुकेशन अलग, शादी अलग। क्या इन दोनों पर हमें विचार करना चाहिए? तो वैसे मेरा एक छोटा-सा सजेशन है, शादी एक बड़ा ही पर्सनल और इमोशनल मामला है। तो लोग सोचते तो हैं कि कम से कम खर्चे में हो जाए, लेकिन अक्सर हम ऐसे खर्चे कर डालते हैं इमोशंस में आकर के, जिनसे कि हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। राइट। तो सर, अभी जैसे आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन में आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बाहर भेजने की, बाहर भेज करके हम यूरोप भेज के बच्चों को पढ़ाएं। अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो बेस्ट है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है क्योंकि डॉलर्स के रेट भी तो बहुत इंक्रीज और तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि डॉलर को भी हम बराबर लेकर के चले और बच्चों का फ्यूचर भी सेफ रहे। सर, डॉलर तो हमारे कंट्रोल में है। देख, मतलब ये तो बहुत सारे मतलब मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। दो कंट्री के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड और एफडीआई और वगैरह बहुत सारी मतलब वो दूसरी की बात है। तो उन उन मुद्दों को अलग रखते हो क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। नहीं सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम लोग एक सेविंग कर लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमें 8% का एक सेफ साइड मतलब डेफिनेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखते हैं, तो डॉलर का रेट और माई जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पढ़ाई की जो कॉस्टें बढ़ रही है, तो उसको बीट करने के लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे बीच में? था सा उस पर मैं आपसे जानना मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का जो पहले मैं उत्तर दे रहा हाँ, तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इसमें भी मैंने लैक ऑफ अवेयरनेस ही हम बोलेंगे। इंडिया में बेहतर नहीं बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। अगर ऐसी कोई बहुत ज्यादा बाध्यता मतलब कंपल्शन ना हो अगर तो फिर आपको विदेश जाकर के पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाई करने की वैसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। पहली बात ये मेरा नजरिया कहता है, लोगों का नजरिया अलग हो सकता है। हाँ, आप चाहे तो वैल्यू एडिशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सीवी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में आप जाकर के भले एक आध कोर्स आप कर ले, वहां पर एक डिग्री अपने सीवी में ऐड जरूर कर ले, लेकिन हमारे यहाँ पर आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एमिटी जैसे इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट्स को कहीं बाहर जाने की एक्चुअली जरूरत। अगर कोई पेरेंट्स चाह रहे हैं कि फ्यूचर में 15 साल के बाद अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, तो इंडिया में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं ही, हाँ ये पता है उसको, लेकिन फिर भी कुछ वैल्यू इन्हेंस करने के लिए, अपने एजुकेशन को हायर स्टडीज तक आ जाने के लिए, ग्लोबली पहचान बनाने के लिए अगर हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वहाँ पे तो हमें फाइक है। तो उसको हम कैसे मतलब कभी से प्लान कर सकते हैं? मतलब कि अगर हमारे बच्चे अगर 5 साल के हैं तो आने वाला 20 साल के बाद कि ये हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरी बच्ची जब 25 साल की होगी, यहाँ पर नॉर्मली हम एमबीए या मास्टर डिग्री तो करा देंगे, लेकिन आगे रिसर्च के लिए अगर उन्हें बाहर देखिए बेहतर तो यही होगा कि आप इस विषय पर और पहले ही निर्णय ले। मतलब कि यदि आपका बेटा या बेटी मान लीजिए कि 4-5 साल का है, 6-7 साल का है, तो मुझे लगता है कि डिसीजन उसी वक्त ले लेना चाहिए, ना कि उसके बड़े होने का इंतजार करना चाहिए 10th या 12th करने तब हम ये फैसला करें। एक माता पिता अपने के नाते तो हमें अपने ना मैंने इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से प्लान कर लेना चाहिए
कि ताकि आने वाले 10 साल या 12 साल या 15 साल में जब हमें एक बड़े रकम की ज़रूरत होगी, तो फिर वो हमारे बच्चों के लिए उपलब्ध हो और हमें उस वक़्त भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो आप चाहें तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान, एक इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनका ये प्लान खरीद सकते हैं। बड़े-बड़े उसमें अच्छे ऑप्शंस होते हैं। आप थोड़ी-थोड़ी रकम हर चाहे तो हर साल या फिर हर 6 महीने में कंट्रीब्यूट करें और आप जैसे 15 साल या 20 साल का एक टेन्योर लेकर के चल रहे हैं, आपका टारगेट पीरियड है। उसके बाद में आपका एक लमसम एक बड़ा-सा कॉर्पस तैयार हो जाता है, जिससे कि आपको फंड की कमी नहीं होगी। आप चाहें तो एक दूसरा रास्ता है, चाहे तो आप आज की डेट में ये जो आपने बताया सर LIC के या फिर और कोई कंपनी के प्लान के बारे में आप बात कर रहे हैं कि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट रेगुलर करके आप फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए फ्यूचर का कॉर्पस रेडी कर सकते हैं। और साथ में शायद इस प्लान में ये भी अवेलेबिलिटी है कि इन केस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग्स प्रीमियम वेव होने का भी ऑप्शन देता है। प्रीमियम वेबर का मैंने वेबर ऑफ प्रीमियम ऑप्शन रहता है, तो वो एज ए राइडर रहता है, मैंडेटरी नहीं होता है, तो उसे हमें ऑप्ट करना पड़ता है। मैं दर्शकों को बताता हूँ कि वेवर्स ऑफ प्रीमियम एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप ऑप्ट करके विपरीत परिस्थिति में इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी के केसेस में आप उसे वेव कर सकते हैं। आपका प्रीमियम आपको पे नहीं करना पड़ेगा। प्रीमियम जो होगी कंपनी पे करेगी, आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। पॉलिसी चलती नहीं थी ताकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो मीट आउट हो जाए। एक और ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि म्यूचुअल फंड आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम पर मतलब जब वो बच्चा है, एक्चुअली जब उसकी एज 18 साल से कम है, तब भी आप ले सकते हैं। ट्रेडिशनली आज के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं भी हैं तो डरते हैं शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से। इतना मार्केट का क्रैश देख चुके हैं वो अपने स्थिति में कि वो उन्हें एक भय सा हो गया है कि वो पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं उनका बच्चों का तो फ्यूचर सिक्योर करना है, गारंटी है कि बच्चा बड़ा होगा, उनका पैसा बड़ा होगा या नहीं होगा, इसका यार समय हो। तो बहुत बहुत सही मुद्दा आपने पकड़ा है कि लोग एक्चुअली डरते हैं, और लेकिन यही जानकारी का अभाव है। क्योंकि हम लोग ना जब हम शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा सा देखने और समझने की कोशिश करते हैं, बड़े सतही तौर पर हम लोग देखते हैं और 2-3 साल की याददाश्त पर हम चलते हैं, बट शेयर मार्केट है नहीं। मुझे एक वॉरेन बफेट साहब की एक कही भी बात, छोटी सी बात याद आ रही है। वॉरेन बफेट साहब ऐसे दर्शकों को शायद जानते भी होंगे कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स में से वो एक हैं। बर्कशायर हाथवे उनकी कंपनी का नाम है और सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड फॉर 20 years, then you cannot stand in this market for even 20 days. राइट, मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए, आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो एक बड़ा लंबा होना चाहिए, बड़ा लंबा होना चाहिए। उन्होंने उन्हीं कह भी एक और भी बात है कि डू नॉट पुट ऑल योर एंड्स इन वन बास्केट। ये बड़े ये बहुत पॉपुलर है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एक ही जगह पर नहीं डालना चाहिए। सिर्फ आप लैंड पे या अपार्टमेंट्स में मत इन्वेस्ट कीजिए, सिर्फ गोल्ड में मत कीजिए, सिर्फ एफडी में मत कीजिए, सिर्फ म्यूचुअल फंड या सिर्फ शेयर मार्केट या सिर्फ इंश्योरेंस में ही सिर्फ मत कीजिए। अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि ये प्रूवन हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कभी भी और सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खराब परफॉर्म नहीं किए हैं। एक या दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर खराब परफॉर्म करता है तो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो आप अपने मतलब इंटरेस्ट को, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चले। जैसे अभी का एग्जांपल है, पिछले 7-8 दिन या 1 महीने पहले हमारा शेयर बाजार बहुत गिरा,
हाँ, आप देखिए शेयर लगाना और ऐसा हम पिछले 2 सालों से हालत बड़े हालत हो रहे हैं। अभी तो लास्ट 2 महीने 1 महीना में तो ये हालत है कई 13 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट 12 लाख में आ गया, 1 लाख का लॉस 13 लाख पे हो गया। हाँ, लेकिन जिन्होंने गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका पैसा बढ़ा। अब फ्यूचर क्या हो रहा है ये तो मैंने मतलब जिसमें एक होता है ना कि 1-2 दिन या 1 हफ्ते के बीच में ये सेंटिमेंट पे बहुत कुछ तो सर ऐसा क्यों नहीं हम ऑप्शन चुने? इतना तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो वास्ट लेवल पर हो जाएगा कि हम इतना डाइवर्सिफाई इसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं, उसमें भी लगाएं। तो उसके लिए हमें लगता है कि बेस्ट होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में जैसे कि मल्टी एसेट्स फंड है जहाँ कमोडिटी इक्विटी। सर मेरा ऐसा मानना है ना कि देखिए कुछ ये जो फाइनेंशियल नॉलेज है आप इसमें मैंने एक अच्छी खासी जानकारी मतलब आप एक मतलब समझदार तब हो पाएंगे जब आप इस फील्ड में रहेंगे, थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। मेरा एक सजेशन है कि आप किसी अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के संपर्क में अगर आप आते हैं जो कि आप जानते हैं, जो आपके भरोसे का आप उनसे मतलब एडवाइस लीजिए, उनके साथ में डिस्कस कीजिए। जैसे लास्ट टाइम हम लोग मिले थे एसके फाइनेंशियल के प्रोग्राम में, यदि ललित पर जो प्रोग्राम हो रहा था तो संजय कुमार जी के साथ में आपका एसोसिएट है, मतलब उनके थ्रू वो मेरे मित्र भी हैं, आपका फाइनेंशियल प्लानर भी हैं। आई थिंक यहाँ तक मैं समझ पा रहा था। सजेशंस तो कुछ थोड़ा बहुत आता रहता है वही हमारी खस्तूर रखल रही थी। इस तरीके जब आप मतलब चूंकि हमारा जो अगर आप मेरी बात ही कर लें तो मेरा अगर मेरी जो दिनचर्या है वो एकेडमिक्स में है, मैनेजमेंट में, एचआर में है, मार्केटिंग में है, एआई की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम फाइनेंस मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट की तरफ मेरा ध्यान बहुत सीमित, बहुत लिमिटेड रखे। लेकिन अगर आप आपने जैसे एसके फाइनेंशियल संजय भैया की आपने बात की, तो संजय भैया का ब्रेड एंड बटर ही है, वो सारा दिन इसी में रिसर्च करते रहते। तो उनके पास से जब भी कोई सजेशन आएगा वो एक बेहतर और एक बैलेंस्ड सजेशन आएगा। तो सर का सजेशन है कि कोई अच्छे फाइनेंशियल प्लानर मींस कि जिनका अच्छा खासा तजुर्बा हो, 10 साल से ऊपर का तजुर्बा हो या 5 साल से ऊपर का तजुर्बा हो और रिसर्च लगातार कर रहे हो, उनसे आप ज़रूर सलाह मशवरा लीजिए। अपने फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए और एकेडमिक नॉलेज भी बढ़ाइए। अपनी पहचान, अपना अभिमान, भारत की आवाज हर दिल की जान। एडवाइजर कैसे सुना है, रोज टेलीविजन पर ऐड आता है, एक्टर एक्ट्रेस लोग ऐड करते हैं कि पॉलिसी खरीदो। हमारे आसपास के भी एडवाइजर हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाए, इंश्योरेंस एजेंट बोला जाए, एलआईसी एजेंट बोला जाए, कि आप कौन सा सेफ एंड फील करते हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित हो, किनके हाथों से इन्वेस्टमेंट? पर्सनल टच की बात करते हैं तो पर्सनल टच आपको अपने किसी लोकल ट्रस्टेड एडवाइजर से ही मिलता है। डिजिटल में सारी जिम्मेदारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू से सारी जिम्मेदारी आप पर होती। पॉलिसी जिसमें कि कमीशन शायद ज़्यादा होते हैं कि आप अपने क्लाइंट की ज़रूरत को पहले समझें।